जोहार, स्वागत है आपका और भी है राहें के इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ श्रुति कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स विषय के ऊपर, उसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। मार्च का महीना ख़त्म हो चुका है, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है, सबके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और ये एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल समय है जब उनको अपने फ्यूचर के ऊपर काफ़ी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या करना है, क्या पढ़ाई करनी है, इसका डिसीजन लेना होता है। तो ये समय बहुत ज़रूरी है कि बच्चे ये समझ सकें कि उनको क्या पढ़ाई करनी है, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेहतर होगा उनके स्किल्स के हिसाब से, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब बच्चे इंटरनेट पे जाते हैं तो वहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है। तो इकोनॉमिक्स विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर संहिता सुचारिता। डॉक्टर संहिता असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर। डॉक्टर संहिता, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद श्रुति। तो डॉक्टर संहिता, हमें बताइए कि इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है और इकोनॉमिक्स क्यों चुनना चाहिए बच्चों को। ये किस तरीके से बच्चों को शेप करेगा, उनके फ्यूचर के लिए काफ़ी कैसे मददगार हो सकता है, इस बारे में थोड़ा बताएं। इकोनॉमिक्स एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। अभी भी उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप देखेंगे तो हर यूनिवर्सिटी में इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि इसका एक डिमांड है, क्योंकि ये हमें एक बहुत अच्छा फाउंडेशन देता है, एक बहुत अच्छा बेस देता है। कोई भी कैरियर हम ऑप्शन चूज करें, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बेस देता है। और ये जो हमारा जो कैरियर है उसके ऑप्शंस को बहुत ओपन रखता है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ के बहुत सारे कैरियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आप बैंकिंग के लिए जा सकते हैं, या तो सिविल सर्विस के लिए जा सकते हैं, एकेडमिक्स के लिए जा सकते हैं, रिसर्च के लिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेना प्रीफर करते हैं और उसका ज़्यादा स्कोप है आज के दिन में। जी, तो जैसा आपने बताया कि इकोनॉमिक्स काफ़ी प्रसिद्ध है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो हर सब्जेक्ट में मदद कर सकता है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो इकोनॉमिक्स एक बेस की तरह आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो एक बार आप हमें बताएंगे कि इकोनॉमिक्स जब कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएशन में लेता है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने पड़ते हैं, क्या कोर्स स्ट्रक्चर होता है, और मतलब 12th में क्या ज़रूरी है उसके लिए पढ़ना, तो इस बारे में थोड़ा। जैसे कि ग्रेजुएशन में एडमिशन करने के लिए कोई भी ये स्ट्रीम के बच्चे आ सकते हैं। जैसे कि आर्ट्स के भी आ सकते हैं, साइंस के भी आ सकते हैं, कॉमर्स के भी आ सकते हैं, उसका कोई बैरियर नहीं है। इवन अगर हम देखेंगे तो आप चाहें तो एमए इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं। इवन कॉमर्स, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में भी इसका एक अपना एक स्थान है। लेकिन कोर्स हम एमएससी भी कर सकते हैं या तो एमए कर सकते हैं, उसके लिए कोई डिसिप्लिन बैरियर नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम से आके कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही रहेगा अगर आपका थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स पहले से रहे, तो वो एक बेस देता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स वाले ही इसको आज एक कैरियर ऑप्शन लें। कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसको ले सकते हैं। और इसमें हम बहुत कुछ स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में हम लोग मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारा है। इंडियन इकोनॉमिक पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स, बहुत सारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रहे हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है। कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है और कुछ मेजर होता है, उसको हमें पढ़ना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन में हमारा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आ जाएगा स्पेशलाइजेशन में। लेकिन आज के दिन में हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, हमें थोड़ा क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स या तो स्टैटिस्टिकल जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अगर हम अच्छी तरह से कोर्स करिकुलम में इनकॉर्पोरेट करें तो फ्यूचर स्कोप के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो क्योंकि हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या है और क्या पढ़ सकते हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि जब हम दो सब्जेक्ट्स कंबाइन करके पढ़ते हैं तो वो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कहते हैं इंजीनियरिंग के साथ अगर मैनेजमेंट कर लिया तो काफ़ी स्कोप बढ़ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ लिया तो स्कोप बढ़ गया। तो क्या इकोनॉमिक्स के साथ भी कोई ऐसा साइड सब्जेक्ट है जो पढ़ना बहुत जिसको पढ़ने से बेस भी मजबूत होता है, स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है, आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो? ऐसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अगर इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स लें
तो ये अगर हमें फ्यूचर में कॉरपोरेट में या कहीं पॉलिसी डिसीजंस में जाना है तो ये ज़्यादा हेल्प करता है, ताकि हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा को अच्छी तरह से अंडरस्टूड कर सकते हैं और उसको फोरकास्ट करने में हेल्प करता है ये सब कुछ, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन जो लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं उस हिसाब से वो अपना कैरियर ऑप्शन, क्योंकि इकोनॉमिक्स को एक मेन सब्जेक्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, उसके साथ जो उनको सेकंड सब्जेक्ट लगे इम्पोर्टेंट तो वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैथ या स्टैट्स लें, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं। जैसे आजकल बहुत लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी सिविल सर्विस के लिए ले रहे हैं, तो वैसे सब्जेक्ट्स भी आज माइनर वो लोग ले सकते हैं। तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिसमें इकोनॉमिक्स की काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, जहां बच्चे जिसको कंसिडर कर सकते हैं जब अभी फॉर्म भरने का टाइम है तो किस में अप्लाई कर सकते हैं, और झारखंड में ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ा बता दें। ये जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, आपको पता है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इवन आजकल आईआईटीज़ में भी इकोनॉमिक्स के कोर्सेज होते हैं। एमएससी इकोनॉमिक्स होता है आईआईटी कानपुर में, आईआईटी खड़गपुर में, और सीयूईटी है जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करता है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। पहले जैसे वो था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट उसको बोलते हैं सीयूईटी, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था। तो उसमें जो जितने नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे वो लोगों का एंट्रेंस होता था। लेकिन अभी जो पुराने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो भी इस एंट्रेंस के थ्रू होता है। तो जेएनयू, डीयू, कोई भी यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, बीएचयू, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट को देख के वो सारे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी है जहाँ इकोनॉमिक्स नहीं है। बहुत रेयर यूनिवर्सिटी होगा जहाँ नहीं है। बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स आज कोर्स है। इवन आजकल एनआईटीज़ में भी इकोनॉमिक्स है आज कोर्स। तो पर आपके हिसाब से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, जो बच्चे हैं वहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स मिल सकते हैं, तो उसके बारे में वो यूनिवर्सिटी? सबसे अच्छा अगर बोला जाए तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसको सबको पता होगा है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ पे हमारे अमर्त्य सेन जो नोबेल laureate थे वो उन्होंने भी वहाँ पढ़ाते थे। तो और जेएनयू भी बहुत अच्छा है। उसको छोड़ के हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो अभी तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। उसको छोड़ के हमारे लोकल लेवल में भी साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है, और यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। लेकिन रैंकिंग किया जाए तो आईआईटीज़ भी आजकल बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स कोर्सेज दे रहा है, और आईजीआईडीआर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो रैंकिंग किया जाए तो मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईजीआईडीआर और जेएनयू और डीयू ग्रेजुएशन कोर्स के लिए डीयू भी बहुत अच्छा है। लेकिन हायर स्टडी के लिए बोलेंगे तो आईआईटीज़ या तो आईजीआईडीआर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब बहुत अच्छे हैं। ओके, धन्यवाद। और जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं, या तो 12th के बाद या फिर अंडर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बाहर हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए अच्छी हैं? क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उस बारे में बता दीजिए। बाहर जाना तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे हम लोगों का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इस तरह से बहुत सोसा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं। वहाँ जाने के लिए हम लोगों के पास कॉमनवेल्थ फेलोशिप का एक ऑप्शन रहता है, फुल ब्राइट फेलोशिप रहता है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है, एज वेल एज फंडिंग की भी ज़रूरत होती है। जिनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, जो लोकल लेवल के बच्चे हैं, इतना एक्सपोजर नहीं है, उनके लिए भी बहुत सारा कैरियर ऑप्शन है फॉर हायर स्टडी, जिसकी वजह से वो बहुत कम पढ़ के भी उनको मतलब फेलोशिप मिल सकता है हायर स्टडी के लिए। जैसे अगर वो सीयूईटी का एंट्रेंस क्लियर करेंगे, नेट भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, तब भी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उनको 8000 का फेलोशिप मिलेगा। अगर वो नेट के साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको 30,000 एबव फेलोशिप आज के डेट में मिलेगा। सिमिलरली हमारे जो SC/ST स्टूडेंट है उनको लिए नेशनल फेलोशिप है, जिसको हम लोग नेशनल फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन, जिसको हम पहले RGNF के नाम से जानते थे, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप, तो वो भी एक ऑप्शंस है।
तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके हम पढ़ाई करेंगे तभी हम लोगों को जॉब मिलेगा, लेकिन वो एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों का यहाँ पे भी इंडिया में भी बहुत सारा ऑप्शंस है। इवन आजकल आईआईटीज़ में भी पीएचडी होता है, जिसके लिए आप अगर नेट भी क्वालिफाई नहीं है, गेट क्वालिफाई हैं और जाम क्वालिफाई किए हैं, तब भी आपको पीएचडी मिलेगा और फेलोशिप मिलेगा। इसको छोड़ के भी जो लोग प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भी बहुत सारा पीएचडी प्रोग्राम निकलता है आईआईएम, आईआईटीज़ में, इवन नॉर्मल एनआईटीज़ में भी, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी, उसके अंतर्गत भी अगर आप ज्वाइन करेंगे हायर स्टडीज़ में, तब भी आपको फेलोशिप मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा हायर स्टडी करने का। ओके तो जैसा आपने बताया एकेडमिक्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हैं, पर अगर कोई बच्चा अंडरग्रेड के बाद सीधे इंडस्ट्री में घुसना चाहता है, जॉब्स देखना चाहता है कि कॉरपोरेट में क्या जॉब्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब हैं, चाहे वो बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सैलरी पैकेजेस मिल सकते हैं बच्चों को, उस बारे में थोड़ा। अच्छा, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ है। प्राइवेट सेक्टर भी एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप कॉरपोरेट में जा सकते हैं या बैंकिंग में जा सकते हैं। बैंकिंग तो एक तो आपका हो गया कि आपको एंट्रेंस लिख के इकोनॉमिस्ट का पोस्ट रहता है हर बैंक में, स्पेशली एसबीआई। इसमें नॉमिनक्लेचर अलग रहता है, जैसे मैनेजर फॉर इकोनॉमिक्स ऐसे करके पीएनबी में रहता है, लेकिन हर इकोनॉमिस्ट का पोस्ट रहता है जिसको आपको एंट्रेंस के थ्रू क्रैक करना होता है। उसको छोड़ के भी बहुत सारा प्राइवेट बैंक्स हैं जो हायर करते हैं इकोनॉमिस्ट को थ्रू इंटरव्यू ओनली, और फिर उसको छोड़ के आप इकोनॉमिक एनालिसिस्ट के रूप में भी बहुत सारे बैंक्स में रह सकते हैं, कॉरपोरेट में रहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिस्ट करके रह सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र रह के कर सकते हैं। आजकल एक नया फील्ड आया है जिसमें आप रिस्क और इंश्योरेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर जिसमें आप घुस सकते हैं। उसके लिए आपको नॉर्मल इकोनॉमिक्स के साथ साथ अगर आप कुछ एडिशनल कोर्सेज कर लें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे हमारा NISM है जो NSE स्टॉक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो है, सेबी जो है, उसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुले हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करते हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का जो NSE है उसका मुंबई में है, उसका ब्रांच बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करता है। उसको अगर आप वो कोर्स को ऑप्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड के ऊपर आपने कुछ कोर्स ऑप्ट कर लिया, या तो फिर डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, किसी के ऊपर आपने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर लिए, तो फिर आप बहुत अच्छा मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशंस के बाद मैनेजमेंट में भी चले जाते हैं तो आप आज ए मार्केट एनालिसिस्ट या बहुत सारे स्कोप्स बढ़ जाते हैं। इवन विदाउट डूइंग मैनेजमेंट आप अगर इकोनॉमिक्स में भी आप कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप ये कह रही हैं कि जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं और बच्चे उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। हैं। और ये ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए भी नहीं है, 1-2 मंथ्स के भी हैं। तो जो बच्चे अभी उन्होंने 12th किया है, अंडर ग्रेजुएशन में जाने से पहले या अंडर ग्रेजुएशन के बाद कब ये कोर्सेज करना बेहतर रहेगा? बेटर रहेगा कि ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के बाद ड्यूरिंग देयर MA अगर वो कोर्स को ऑप्ट करे तो अच्छा रहेगा, उसका अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रह जाएगा। जैसा कि हमने प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करी, गवर्नमेंट में भी अगर आप बताएं में कि भी NGO में भी जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। डेवलपमेंट सेक्टर में मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है। गवर्नमेंट जॉब्स के तरफ जब हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब्स में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जो इकोनॉमिक्स के बच्चे आजकल आपको पता है कि सब कोई बहुत ज़्यादा सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं, तो इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो मतलब जाना चाहते हैं वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपॉर्चुनिटीज़ है जो इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी IAS के लिए भी जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक मेन स्ट्रीम में इकोनॉमिक्स रहता है। उसको छोड़ के भी हमेशा जो करेंट अफेयर के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं मेजॉरिटी इकोनॉमिक्स रिलेटेड आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो करेंट अफेयर्स में आता है। तो वो एक ऑप्शन है। उसको छोड़ के वो लोग RBI का जो ग्रुप B ऑफिसर होता है
वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के लोगों के लिए होता है, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के मास्टर्स जो लोग किए हैं उन्हीं के लिए रहता है, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। उसको छोड़ के वो लोग अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर होना चाहते हैं, बैंक पीओ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा फाउंडेशन देता है। जैसे जेपीएससी के लिए भी जा सकते हैं। इसको छोड़ के बहुत सारे एकेडमिक्स में अगर जाना चाहते हैं आप, टीचिंग में भी जा सकते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। तो टीचिंग के लिए भी ये आप यूजीसी नेट क्लियर करके बहुत सारे कॉलेजेस में आ सकते हैं, और पीएचडी करने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये इकोनॉमिक्स जो है वो एवरी यूनिवर्सिटीज़ में है, आईआईटीज़ में है और एनआईटीज़ में है, आईआईएम में है, तो उसमें भी आप टीचिंग एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। उसको छोड़ के अगर आप प्राइवेट में भी टीचिंग ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप बी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस में काम करना चाहते हैं, जैसे आजकल बहुत थिंक टैंक बहुत इमर्जिंग है, तो बहुत सारे पॉलिसी इंस्टीट्यूट है जो इशूज़ को डिस्कस करते हैं, पॉलिसी को डिस्कस करते हैं और उसका रिकमेंडेशंस देते हैं। जैसे हमारा नीति आयोग हुआ, वेरियस मिनिस्ट्री हुआ, इक्रियार हुआ, आरआईएस हुआ, तो एनआईपीएपी हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, आईजी हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इस तरह से एनसीएआर हुआ। हमारा बहुत सारा है जिससे पॉलिसी रिलेटेड वर्क होता है, उसमें भी आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इकोनॉमिक्स अगर आप ऑप्ट किए हैं तो। एक बार उन बच्चों के बारे में बता दीजिए जो ना थोड़ा रिसर्च की तरफ मुड़ना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कैसे इस राह में आगे बढ़ सकते हैं? जो लोग ज़्यादा रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए वही बेस्ट रहेगा कि वो पीएचडी परस्यू करें। पीएचडी करने के बाद ही अच्छा ऑप्शंस उन लोगों के लिए रहेगा। जैसे वो कोई भी टीचिंग के लिए भी जाएंगे तो एज वेल एज उनको रिसर्च का ऑप्शंस रहेगा, क्योंकि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग जॉब में जाते हैं तो आपको टीचिंग के साथ साथ रिसर्च भी करना पड़ता है, तो वो ऑप्शंस भी है। उसको छोड़ के बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इवन हमारा जो ICSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, उसके बहुत सारे सब ब्रांच है। इवन झारखंड में भी है, हमारा पटना में भी है, हैदराबाद में है, बहुत सारे अराउंड 30 है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के। और उसको छोड़ के हम लोगों का इक्रियार, एनसीआर, सेस, आईजी, सब कुछ, एनआईपीएपी, बहुत सारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं जिसमें वो रिसर्च कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमने बात करी कि 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, अभी बच्चों के पास समय होता है 1-2 महीने का, तो वो चाहते हैं कि वो अपने स्किल्स पे काम करें। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो उनको इस समय में वो डेवलप कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गेन कर सकते हैं उस बारे? इकोनॉमिक्स जैसे कि एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, उसमें करेंट अफेयर रिलेटेड है, तो बेसिकली अगर वो जो इवेंट्स जो हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, उसके ऊपर एक नॉलेज उन लोगों का रहना चाहिए ताकि उनका अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़े। और उसको छोड़ के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स जैसे मैथ्स, स्टैट्स, ये सब के ऊपर स्टैटिस्टिकल नॉलेज अच्छा रहना चाहिए। इकोनोमेट्रिक्स एक रहता है जिसको उन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों का ब्रॉड हो जाता है। अच्छा, और क्या सॉफ्ट स्किल्स हैं? अभी सॉफ्ट स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ हों बच्चों में, कम्युनिकेशन हो, तो इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉफ्ट स्किल है क्या, कोई ऐसा जिसको बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे वो काम कर सकते हैं? अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एवरी फील्ड में रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो डेवलप करने से उनका अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाता है। जी, तो हमने इतनी बातें करी इकोनॉमिक्स के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं, तो अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ पे जाके कोई ऐसा वेबसाइट हो, कोई ऐसा पेपर हो जो बच्चे कॉन्टीन्यूसली पढ़ सकते हैं, जिससे वो अप टू डेट रहें कि क्या चल रहा है मार्केट में, जो एस्पायरिंग इकोनॉमिस्ट्स हैं उनके लिए, और कौन सी ऐसी रिसर्च पेपर्स हैं, तो क्या है जो वो रेगुलरली पढ़ते हैं तो उनको मदद करेगा आगे फ्यूचर में? वो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है इकोनॉमिक्स टाइम्स,
में हो, हिंदू में हो, सारे न्यूज़पेपर में आते हैं जो करेंट्स इकोनॉमिक्स सराउंडिंग के बारे में, जो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है इंडिया का एज वेल एज ग्लोबल, उसके ऊपर एक एडिटोरियल आता है जिसमें एक डिस्कशन टाइप रहता है। उसको उन लोगों को पढ़ना चाहिए रेगुलरली, उसके साथ टच में रहना चाहिए। उसको छोड़ के वो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसको भी रेगुलरली उन लोगों को पढ़ना चाहिए। और IMF एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है, उससे आपको ग्लोबल के बारे में अच्छा आइडिया मिल जाता है, तो उसको भी रेगुलरली पढ़ना चाहिए। उसको छोड़ के बहुत लोग प्रतियोगिता दर्पण, ये सब EPW, बहुत सारे मैगजीन्स भी पढ़ते हैं जिससे उनका इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा नॉलेज होता है। जी, तो आप एक बार एक लास्ट कोई मैसेज देना चाहती हैं एस्पायरिंग इकोनॉमिस्ट को, तो वो एक लाइन में अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हो तो प्लीज़ दें। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली आपको रीजनिंग और थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो और आपको बहुत मतलब करेंट नॉलेज आपके अंदर रहना चाहिए। तो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आपका थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़, उसी को आप आधार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उसमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए उस सब्जेक्ट में और अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना चाहिए। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे पास बहुत ज़रूरी है अपॉर्चुनिटीज़ देखना। आगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ाई कर सकते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इकोनॉमिक्स में जिसमें बच्चे परस्यू कर सकते हैं। रिसर्च पेपर्स हैं जो पढ़ सकते हैं, और स्किल्स हैं, बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे, ये है राहें की नई कड़ी में। तब तक के लिए जोहार। धन्यवाद, नमस्कार।